बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत का श्रमिक तबका। नमस्कार। इस एपिसोड को देखने वाले सभी साथियों का स्वागत है। मैं प्रीता हरित आज आपसे मुखातिब हूँ। हमारा ये पहला एपिसोड है, इसलिए आज मैं सबसे पहले आपसे यह अपील करूँगी कि इसे आप गंभीरता से देखें, मनन करें और कार्यक्रम के बाद अपने विचार और सुझावों के माध्यम से हमें अपने कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने में हमारा सहयोग भी करें। मित्रों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विश्व के महानतम नायकों में उनकी गणना होती है। सामाजिक विसंगतियों और मानवाधिकारों के योद्धा के रूप में दुनिया उनको जानती है। ऐसे महान विद्वान जिन्होंने झोंपड़ी से निकलकर संसार को आलोकित किया, तमाम विषयों पर उनका अधिकार था। भारत के सामाजिक जीवन को ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाले डॉक्टर अंबेडकर विश्व के महानतम नायकों में गिने जाते हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग उनको केवल दलित नेता के रूप में दर्शाने का प्रयास लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनके काम के प्रति ऐसी सोच बनाने की कोशिश की जाती रही है जैसे बाबा साहेब का पूरा जीवन केवल दलित विषयों पर ही केंद्रित रहा हो। पर हकीकत यह है कि भारत के संविधान के निर्माण से लेकर उन्होंने हर काम व्यापक रूप में मानवता और ख़ास तौर पर कमज़ोर और बेजुबान लोगों के हितों को केंद्र में रखकर किया। बेशक दलित चिंतन भी उनकी प्राथमिकताओं में रहा है, लेकिन वे किसान, मजदूर, गरीब तबके के और हर एक नागरिक के कल्याण के विचार से जीवन भर काम करते रहे। उन्होंने जो काम किया उसमें इतनी लंबी लकीर खींची कि आज भी औरों के लिए वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है। इसीलिए हमने सोचा कि उनके जीवन के कुछ ऐसे कामों पर चर्चा इस मंच से की जाए और देश दुनिया के लोगों को बताया जाए कि बाबा साहब मात्र एक दलित हित चिंतक नहीं थे। उन्होंने सिर्फ देश के छुआछूत से पीड़ित समाज के अंतिम पायदान पर अपमान और अत्याचार सहन कर रहे लोगों के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि बाबा साहब ने तो जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय व क्षेत्र की सीमाओं से परे हटकर समाज के हर व्यक्ति का हित साधने का काम किया। ये पहला एपिसोड है, इसलिए मैंने थोड़ा समय इसकी भूमिका में लेना ज़रूरी समझा। अब मैं सीधे आपसे असली सवाल पर चर्चा करना चाहूँगी। वो चर्चा काम के घंटों को लेकर है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में किसी एक बड़े उद्यमी ने सप्ताह में 90 घंटे काम करने की बात कही थी और मीडिया में भी इस मुद्दे को काफ़ी हवा दी गई थी। अब इसी बात को लेकर बहस जारी है, बल्कि उनकी काम करने की 90 घंटे काम करने की इस सलाह ने बहस को और भी गरमा दिया है। 90 घंटे का मतलब रोज़ करीब 13 घंटे काम करें, तब जाकर सप्ताह में 90 घंटे होंगे। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ी राज में बेशक इससे भी और ज़्यादा 12 से 14 घंटे मज़दूर काम करते थे। कई जगह पर तो मज़दूरों को मुंह अंधेरे सुबह से रात के अंधेरे तक काम करना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज़ी राज में काम के घंटे 14 से घटाकर 8 कराने का जो कानूनी इंतज़ाम था, वो भारत में पहली बार बाबा साहेब ने ही किया था। 27 नवंबर सन 1942 को हुई 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में इस कानून को अमली जामा पहनाने का काम उन्होंने ही किया था। तमाम रिसर्च इस बारे में मौजूद है कि एक आदमी कितने घंटे सलीके से काम कर सकता है। आप कंप्यूटर पर बैठते हों या खेतों में कठिन श्रम करें या फिर खदानों में श्रमिक हों, ईंट भट्टे के श्रमिक हों या कोई और काम हो, इसमें मनुष्य की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर ही काम की अवधि तय होती है। यह बात केवल मनुष्य पर ही नहीं लागू होती, जानवर और यहाँ तक कि मशीन को भी आराम चाहिए होता है, क्योंकि ऊर्जा को फिर से संचित करना एक अनिवार्य तत्व है। इसलिए अवकाश की दरकार तो देखिए होती ही है। इन बातों के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने काम के अनुसार
मजदूरों के साप्ताहिक काम के घंटे तय किए हैं। लेकिन भारत में इस दिशा में ठोस विचार करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 20 जुलाई सन 1942 को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने तो उनको लेबर का जिम्मा मिला था। सरल शब्दों में बताएं तो वे देश के श्रम मंत्री बने थे। ये काम जब उनको मिला तो श्रम कानूनों को बनाने में और मजदूरों की दशा सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उनका योगदान इस बात से भी आंक सकते हैं कि उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए खुद से ही 10 बिल ड्राफ्ट किए थे। बाबा साहब के बनाए गए श्रम कानून इस प्रकार से हैं। पहला, द कोल माइंस सेफ्टी स्टाफिंग बिल, द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल जो दूसरा बिल था, द फैक्ट्रीज सेकेंड अमेंडमेंट बिल तीसरा बिल था, वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट बिल चौथा बिल था, द इंडियन माइंस अमेंडमेंट बिल पांचवा बिल था, छठा बिल था वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, सातवां बिल था माइका माइंस वेलफेयर बिल, आठवां बिल था इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउसिंग एंड हेल्थ बिल, नौवां बिल था टी कंट्रोल अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट था, 10वां बिल था माइंस मैटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल। ये सभी 10 के 10 बिल बाबा साहब ने खुद ड्राफ्ट किए थे। बाबा साहब ने खदानों में बहुत ही दम घोंटू माहौल में काम करने वाली महिलाओं के हक में पहली बार मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में सोचा और बिल पास कराया। यही नहीं, समान काम के लिए महिलाओं का पुरुषों के समान वेतन हो, इसके लिए भी बाबा साहब की अपनी सोच थी। उन्होंने इस दिशा में बहुत संघर्ष किया था। असेंबली में बाबा साहब ने कहा था कि हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि महिलाएं उस गलियारे में काम न करें जो 5.5 फीट से छोटा हो, जबकि इससे पहले जोखिम भरी जगहों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था। महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ, भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों से काम न कराने जैसे कानूनों को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहब के प्रयासों से 13 नवंबर सन 1943 को इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल आया, जिसमें ट्रेड यूनियंस को मान्यता देने का प्रावधान किया गया था। काम करते समय दुर्घटना का बीमा भी उनका ही विचार था, जिसे आज़ादी के बाद ESI का रूप मिला और कानून बना। आज पूरे देश में श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा इस कानून का लाभ उठा रहा है। आज़ादी के बाद श्रमिकों की भलाई के लिए कई विधान बने। सन 1946 में जब भारत की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर बने, तो उन्होंने बाबा साहेब के कई कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। मजदूरों के हित में न्यूनतम वेतन कानून, ESI एक्ट, बोनस और कई महत्वपूर्ण कानून बनाने का काम उन्होंने किया। वे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी चुने गए। बाद में 70 के दशक में अनुबंध श्रम अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 और बाद में डॉक वर्कर्स अधिनियम 1986 और मनरेगा आदि कानून बने। इन सब कानूनों के बनने की लंबी प्रक्रिया में उनके मूल में बाबा साहब का योगदान रहा है। भारत 1922 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संस्थापक सदस्यों में रहा है। इसलिए हम श्रमिकों के हितों की रक्षा से संबंधित ILO के सभी कन्वेंशंस का पालन करने के लिए बाध्य हैं। विश्व में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1886 में शिकागो शहर में काम के घंटे 8 घंटे से अधिक न हो, इस मुद्दे को ध्यान में रखकर मनाया गया था। और भारत में पहली बार 1 मई सन 1923 में मद्रास और आज के चेन्नई में यह मनाया गया। पर जिस सोच के साथ यह मना था, उसे साकार बाबा साहब ने ही किया था। हाल के सालों में आप सभी ने कोरोना के बाद लॉकडाउन में मजदूरों की बुरी हालत देखी होगी। कोरोना वायरस के चलते
देश में लॉकडाउन लगा तो देश का मजदूर तबका बेरोजगार होकर अपने गांव लौटने को मजबूर हो गया था। ऐसे में जब 6.5 करोड़ प्रवासी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार होकर पैदल अपने घरों को निकला तो दुर्घटनाओं में हजारों प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। कोरोना काल में ही 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड्स बनाने का काम सरकार ने कर दिया, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि इन कानूनों का मकसद देशी विदेशी कंपनियों के लिए मजदूरों के श्रम को सस्ते से सस्ता और मनमानी शर्तों पर उपलब्ध कराना था। इससे श्रम कल्याण के कई उपाय प्रभावित हुए हैं और साथ ही कॉरपोरेट्स के द्वारा श्रमिकों का शोषण बढ़ा है। बाबा साहेब सोचते थे कि मजदूरों को बेहतर मजदूरी मिले, उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और परिवार को सुकून की ज़िंदगी मिले। लेकिन आज ये बात शासन की सोच से बाहर की बात नज़र आती है और आज मेरे मन में रह रहकर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अंग्रेज़ी राज में जो काम इतनी मुश्किलें उठाकर बाबा साहब ने किया, आज उसे आगे बढ़ाने की जगह हम घटाने में क्यों लग गए हैं। आज बाबा साहब के विचार और उनके कार्य, उनका संघर्ष हमें वैचारिक युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे देश में हर जाति और धर्म के लोग श्रम साधना में लगे हैं। हो सकता है कोई ज़्यादा हो या कोई कम, लेकिन उनके श्रम पर हमारा विकास टिका हुआ है। इसलिए ये काम के घंटे और श्रमिक कल्याण और संबंधित कानून व उन्हें यहाँ तक पहुँचाने की लड़ाई आज हमारे लिए बहुत महत्व रखती है और इस लड़ाई के मूल में है बाबा साहब के विचार और उनका संघर्ष। फिर आखिर भला हम कब तक उन्हें मात्र दलितों का नेता मानकर चलते रहेंगे? आखिर भला कब तक हम उन्हें दलितों का नेता मानते रहेंगे? ये तो उस महान व्यक्तित्व की सर्वतोमुखी प्रतिभा और उनके महान विचारों और सिद्धांतों के प्रति सरासर अन्याय है और हमारे लोकतंत्र में यह अन्याय हमसे हुआ है। भले ही इसकी जड़ में कुछ कुंठित सोच के व्यक्ति, समूह या दल रहे हों, पर आज हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और भूल सुधार करना होगा। हमें बाबा साहेब को और उनके संघर्ष को सही मायनों में समझना होगा, अपनाना होगा। साथियों, इस एपिसोड में हमने आपको यह बताया है कि बाबा साहेब श्रमिकों के काम के घंटों के लिए क्या सोचते थे, उनके हकों के लिए कैसे लड़ते थे, उनका विजन क्या था। आपने इस एपिसोड को गंभीरता से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।